कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शिवानी जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम मस्त। तुम लोगों से मिल लिए तो वैसे ही अच्छे हो जाते मेरे हाल तो यार। चलो, तो पहले तो बताओ कॉस्ट सॉलिड तुम्हारे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कल हम लोगों ने एक तो कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा था, सिंपल बिल्कुल, ज्यादा कुछ हमने उसके अंदर नहीं पढ़ा। बस कॉस्ट ऑडिट का एक तो हमने पढ़ा था कॉस्टिंग या कॉस्ट ऑडिट कैसे इमर्ज हुई। यस सर आ रही है। बस एक बच्चे ने रिप्लाई करा है, खुश को तो आ रही है, बाकी कह रहे हैं सर अभी हम नहीं बता सकते, अभी कम से कम 5-7 दिन पढ़ाओ, उसके बाद बताएंगे हम आपको कि आप पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। ऐसे नहीं बताएंगे सर, हम ऐसे विश्वास नहीं करते, पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। ये बात भी ठीक है। खैर वैसे चलिए, तो बेटा अब आ जाते हैं हम लोग, फटाफट से आगे चलते हैं थोड़ा सा। और जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, और लेकिन पढ़नी उतनी ही है जितनी की एग्जाम के लिए हेल्प। बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, बेकार में समय खराब नहीं करना है हमें अपना। जो चीज काम नहीं आएगी एग्जाम में वो नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट है, सीधा नीचे आ जाना और सीधा यहां पढ़ना, इसके अलग कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑडिट स्कोप इनकम्पासेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इट्स इंप्रूवमेंट। द वाइडर स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट कैन हेल्प। क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑडिट हमें फायदा दे सकती हैं? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ओवर द एलिमेंट वाइज कॉस्ट। तो पहली बात तो ये कि कोई ये पूछे कि कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाते हैं हम लोग, उसका बेनिफिट क्या है, क्या एडवांटेज है। तो देखो बेटा, कॉस्ट, और पहले ये समझो कॉस्ट ऑडिट में होता क्या है, हम कल डिस्कस कर चुके। सो कॉस्ट ऑडिट इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। ओरिजिनली कॉस्ट ऑडिट जो थी वो कभी थी ही नहीं। कॉस्ट ऑडिट जो लाइक हम अगर इसके ओरिजिनेशन में जाएं, सो यू विल हार्डली फाइंड कॉस्ट ऑडिट वाज एग्जिस्टिंग। उसका मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि जो कॉस्ट, पहले तो फाइनेंशियल ऑडिट हुआ करती थी। फाइनेंशियल ऑडिट को ओवरऑल ऑडिट भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं भाई ओवरऑल ऑडिट? फाइनेंशियल ऑडिट को ओवरऑल ऑडिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप पीएनएल को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड्स आते ही हैं। यानी आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं तो कॉस्ट तो ऑडिट ऑटोमेटिकली हो गई ना। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जो पीएनएल है उसके अंदर जो कॉस्ट आती है, पीएनएल के अंदर जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ आपकी समरी फॉर्म में आती है। टोटल तो आ रही है लेकिन समरी आ रही है। यानी मटेरियल टोटल कितना कंज्यूम हुआ ये तो आ रहा है, पर मटेरियल कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज हुआ, कितना कितना यूज हुआ, वेस्ट कितना था उसके अंदर, स्क्रैप कितना था, वेस्ट जो था वो नॉर्मल था, एबनॉर्मल, ये कुछ भी नहीं चेक हो पाता। अब यार जब यही चेक नहीं हो पाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे कहां वेस्ट हो रहा है? सो इसीलिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना बड़ा जरूरी था और इसीलिए कॉस्ट ऑडिट आई। वरना ओरिजिनली तो जो कॉन्सेप्ट आया था वो तो फाइनेंस ऑडिट का ही आया था। ये कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये सब तो धीरे धीरे सब ब्रांचेस डेवलप हुई। तो लेकिन जब डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, जैसे कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकली, कॉस्ट कैलकुलेट कैसे है, यानी हमारी टोटल कॉस्ट आई कैसे, है ना, हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम कितना रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छा एडवांटेज लगता है कॉस्ट ऑडिट का वो है कॉस्ट कंट्रोल। सबसे बड़ा एडवांटेज। और एक और आप बोल सकते हो दूसरा भी, बजट्स बनाने में। ये दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं जो कि कॉस्ट ऑडिट के हैं, जिसमें भी मेरा जो सबसे पर्सनल जिसको मैं लाइक करता हूं वो कॉस्ट कंट्रोल है। और उसको भी क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है, आपको वेस्टेजेस के बारे में पता चल जाता है। आपको चूंकि वेस्टेजेस के बारे में पता चलता है इसीलिए तो आप कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हो। आपको इन्वेंट्री, आपको याद है आप लोगों ने तो फाउंडेशन में इंटर में भी कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट समझाने में, या मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। हम नहीं पढ़ते थे उसके अंदर वेस्टेजेस, एबनॉर्मल अलग होती है, नॉर्मल अलग होती है। एबनॉर्मल को हम कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाते हैं, कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं, है ना। हमने स्क्रैप के बारे में भी ऐसे ही पढ़ा हमने, जो वो है स्पॉइलेजेस एंड डिफेक्टिव्स उनके बारे में भी ऐसे ही पढ़ा हमने।
तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है। अब इसी की तरह आपने कॉस्टिंग में एक चीज पढ़ा होगा, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। आई होप यू रिमेंबर कैरिंग कॉस्ट एंड, जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं तो ईओक्यू निकालते समय हम लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब किसी भी समय ये डिसीजन लेने के लिए कि इन्वेंट्री को हम अपने पास रखें ना करें, स्टोर करें ना करें, ये डिसीजन लेने के लिए आपको हर हालत में इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट पता होना जरूरी। और अगर आपको इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट नहीं पता, या आपको पता है लेकिन बहुत ज्यादा है, तो फिर आपके लिए इन्वेंट्री ज्यादा स्टोर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट। तो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट ऑडिट जो है उसमें चूंकि बहुत सारी चीजें कवर है, इसलिए कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला, कंट्रोल ओवर द एलिमेंट वाइज कॉस्ट। आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसमें भी आप फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उन पे इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेल्स प्राइस एंड मार्जिन। आपको पता रहेगा कि आपको सेल्स प्राइस कितनी रखनी है, मार्जिन कितने रखने हैं। कई बार मालूम है क्या होता है, कंपनी बिना कॉस्ट इवैल्यूएशन करे, कॉस्ट निकाले, कॉस्ट की ऑडिट कराए हुए रैंडमली सेल प्राइस 10 रुपए का 12 रुपए कर दिया। आपको लगा रहे 2 रुपए तो बढ़ाया है, 2 रुपए, आप कह रहे हो 2 रुपए तो बढ़ाया, 2 रुपए है ये, 2 रुपए। पार्ले जी का बिस्किट बेचारा पिछले 15 सालों से 12 सालों से 2 रुपए के बिस्किट की कीमत 2.5 रुपए नहीं कर पा रहा, और आप कह रहे हो हमने 2 ही रुपए तो बढ़ाए। हाँ, एक एक पैसे की लड़ाई हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए दैट समटाइम व्हाट हैपेंस दैट, आप समझना, आप अकाउंट्स के लोग भी और आप कॉमर्स के भी हो और आप कॉस्टिंग के भी हो, मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। मेरे सेविंग जो हो रही है ना मेरी, वो मैंने ऐसे रैंडम असेसमेंट करा कि यार मेरी सेविंग हर महीने हो रही है 15,000 और 40,000, 25,000 अपना, 30,000 अपना घर का खर्चा है, तो 45,000, 25,000 की अपनी इंस्टॉलमेंट जाती है, तो 70,000 और 5-7 हजार ऊपर नीचे के खर्च हो गए होंगे 80,000। तनख्वाह तो मेरी यार 1.5 लाख रुपए गई, कहा 1 लाख रुपए मान लेते, 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 1 लाख रुपए तनख्वाह मैं मान लेता हूँ यार, 20,000 रुपए अपने कहाँ गए यार, मतलब मेरी तो यार इनकम ही नहीं आ रही मेरी, तो यार अपने को तो कुछ करना पड़ेगा यार। अपन सडनली बोले यार अब तो मैं अपने बॉस से जाके बात करूंगा यार, मुझे तो सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। चले गए बॉस के पास, बॉस ने वहीं पेल दिया आपको अच्छे से कि बोले कौन सी से 1 लाख रुपए सैलरी नहीं है तेरी, बोलो सर आप मुझे 80,000 ही देते हो, ये होता है वो होता है। अरे आपने इवेल्युएट भी करा क्या कभी? ऐसे ही हम लोग बिजनेस में करते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट को 15 रुपए में बेच रहा हूं एंड आई एम लाइक फीलिंग लाइक यार प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को देख ही नहीं रहे। जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आपकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, जिन्हें आप कंट्रोल करके कॉस्ट कम कर सकते थे, और जितने भी प्रोडक्ट आप अभी बेच रहे हो उतने पर बेच के भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन आपने कभी इंडिविजुअल कॉस्ट वाइज एनालिसिस ही नहीं करा। तो आपको पता कैसे चलेगा व्हाट इज योर प्रॉफिट मार्जिन? बोलने से नहीं होता है हाथ, और हम अकाउंट्स के लोग हैं ना, हर प्रॉफिट कैश में होता है क्या कभी? ये तो आप समझते हो ना, प्रॉफिट कैश में भी होता है, नॉन कैश में भी। नॉन कैश वाला प्रॉफिट काउंट ही नहीं होता हम लोगों से। तो दैट इज व्हाई द कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द राइट सेल प्राइस एंड द मार्जिन। इट असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग अनडाउटेडली। कॉस्ट ऑडिट से ये कंफर्म हो जाता है कि आपके जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो सही बने हैं या नहीं बने, और चूंकि ये कंफर्म हो गया कि कॉस्ट रिकॉर्ड सही बने हैं या नहीं बने, उनमें कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी बेसी तो नहीं है, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू टेक द राइट डिसीजन। लाइक अगर मैं उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहा हूं जो कि रिकॉर्ड्स ही सही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है ना यार, फिर तो मेरे डिसीजन गलत हो सकते हैं। नेसेसिटी एंड रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म। आपने जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी हैं वो आपके लिए कितनी जरूरी थी नहीं थी, वो इंपॉर्टेंट है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड बजटरी कंट्रोल, मैंने बताया ना आपको भी थोड़ी देर पहले, कॉस्ट ऑडिट का सबसे अच्छा फायदा है कि जो बजट्स आप बनाते हो बड़े एक्यूरेट बनते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट से ये कंफर्म हो जाता है कि आपके पास्ट कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो सही हैं या नहीं। मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस, एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स ऑफ द एंटिटी। सो दीज ऑल आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। बेटा कोई बच्चा ऑनलाइन वाला भी ऐसा है कि जिसने क्लास ज्वाइन नहीं करी हो या जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई हो? अच्छा ठीक, अपने बैच करने से, ओके ओके, लीव। ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द कॉस्ट ऑडिट। 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। हेंस कॉस्ट ऑडिट नॉट ओनली टू बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लायंस टूल द ऑडिट। बेटा कंप्लायंस टूल का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस टूल का मतलब है कंप्लायंस विद स्टैच्यूट। मैंने आपको कल समझाया था, अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑडिट 2 तरह की होती है, एक स्टैच्यूटरी और एक वॉलंटरी। तो कॉस्ट ऑडिट इज नॉट ओनली अ स्टैच्यूटरी कंप्लायंस, रादर इट इज एन आउटकम फॉर रीचिंग गो बियॉन्ड द कंप्लायंसेस। और मालूम है आपको, इसीलिए आज से 15 साल पहले आप जो बच्चे
इस बात को लेकर डाउटफुल है कि सीएमए का प्रैक्टिस में स्कोप क्या है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सीएमए का जॉब में तो बहुत स्कोप है ही, प्रैक्टिस में क्या स्कोप है, तो मैं आपको बता दूं, आज से 5 नहीं तो 8 साल पहले तक अगर भारत में कॉस्ट ऑडिट होती थी तो वो उन्हीं कंपनीज की होती थी जिनके लिए एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो वहां पर एक सेक्शन था 233B, उसके अंदर हुआ करता था। अब नए में ये 148 है, तो जिनकी कंपलसरी थी वही कराते थे। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया भाई, आजकल सब कराने लग गए। मतलब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो कराते ही हैं, जो मॉडरेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से दे आर आल्सो प्रेफरिंग कि भैया कॉस्ट ऑडिट करवा लेते हैं, कम से कम अपने को पता तो चले अपनी कॉस्ट क्या है। अच्छा, इसीलिए तो, वरना क्या होता है ना, एंटिटी के अंदर जो बंदे बैठे हैं, अकाउंटेंट वगैरह बैठे हैं, अगर मान लो सीएमए नहीं है, अकाउंटेंट बैठा है, तो वो तो जो कॉस्टिंग निकाल के देगा ना, भगवान ही मालिक है उसका। तो वो तो भाई साहब क्या करेगा, आप तो जानते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट को कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में नहीं जोड़ते, एबनॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट में नहीं जोड़ते, वो नहीं जानता, वो जोड़ देता है। बोले रुपए वाला कॉस्ट कैसे निकालता है, कितने रुपए के आलू खरीदे, कितने रुपए के मसाले लगे, कितने रुपए का पानी आया, कितने रुपए का ये आया, वो ऐसे जोड़ता है। एबनॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं होता। लेकिन आप तो समझदार हो, तो आपने ऑडिट करा तो आप बताओ कि बोले सर ये तो कॉस्टिंग ही गलत निकाल रखी है, आप तो अपना प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हो, इसलिए मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आप इस प्रोडक्ट की कीमत ये 12 रुपए है, आप और इसको बेचते हो 50-22 रुपए में हो, कहां से बिकेगा। आप 12 रुपए कॉस्ट है, 3 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रखो, 15 में बेचो, क्या धड़ल्ले से बिकेगा। और भाई साहब जैसे ही 15 रुपए प्राइस करी आपने, तो मार्केट में आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है, खतरनाक चल रहे हो आप। अब आपको समझ में आया कि मैं सालों तक कितनी गलती करता रहा आपके अकाउंटेंट ने। इसीलिए कॉस्ट ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउअडेज द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, वैल्यू इज इंप्रूविंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं ऊपर आपको लेके चलूंगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इस पे। ये बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन आए ना, आंख बंद करके ये लाइन तो टिकानी है तुमको। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑडिट इज इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट डेटा, एक्यूमुलेशन एंड एग्जैक्ट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑडिट के दो ही एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेजेस है, मेनली दो रीजन से हमने क्या करा, हमने आपको कहा था कि कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट ऑडिट के मेन एडवांटेज बताऊं जो आपने अभी भी पढ़े, कॉस्ट कंट्रोल, और एक दो ले लेता हूं एक्स्ट्रा। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है करेक्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट का सही डिटर्मिनेशन हो जाता है। दूसरा एडवांटेज वेस्टेजेस का कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल ऑफ वेस्टेजेस। और तीसरा एडवांटेज होता है डिसीजन मेकिंग। यदि बाय चांस कभी भी भूल जाओ तो ये तीन बातें तो दिमाग में हमेशा रखनी है कि भैया एक तो हमको कॉस्ट सही पता करनी है। कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं, कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट का सही डिटर्मिनेशन हो जाता है, कंट्रोल ऑफ वेस्टेजेस एंड डिसीजन मेकिंग। लेकिन ये तीनों तभी हो पाएंगे जब आपने जो डेटा यूज करा, कॉस्ट डेटा, वो एक्यूरेट है। और अगर वो एक्यूरेट नहीं है ना, तो आपका ये तीनों में से एक भी पर्पस पूरा नहीं। ये एक्यूरेट हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें कॉस्ट ऑडिट करानी, करेक्ट। ये बात भेजे में जा रही है, यहां तक तो कोई बात कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने जो कॉस्टिंग इतनी लंबी चौड़ी कॉस्टिंग हमने डेवलप करी काय के लिए, तीन चीजों के लिए तो करी, कि हमारा कॉस्ट का सही डिटर्मिनेशन हो, कंट्रोल ऑफ वेस्टेजेस हो, और डिसीजन मेकिंग हमारी सही हो। लेकिन तीनों पॉसिबल तब है जब आपका डेटा या जो आपने कॉस्टिंग करी है वो सही हो, एंड दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय वे ऑफ इंश्योरिंग द क्या, एक्यूरेसी ऑफ द कॉस्ट डेटा। आई बात समझ में? तभी आप क्या कर पाओगे, आप सही कंप्यूटेशन कर पाओगे कॉस्ट का, सही वेस्टेजेस का कंट्रोल कर पाओगे, और सही डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। ये हमारा कॉस्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मैं दोबारा से ऊपर से जो है समअप करूंगा। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट का मतलब है इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। याद करो कल वाला डेफिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट की ऑडिट नहीं होती है, कॉस्ट शीट पर ओपिनियन दी जाती है। तो इट इज एन एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, या कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन, मैंने कहा था यहां दो बातें आप लिख सकते हैं, ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ कॉस्टिंग स्टेट कॉस्ट शीट, राइट। ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी लिखिए। कॉस्ट शीट से ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है, राइट। सो दीज आर द सर्टेन, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट।
उसके बाद हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स। दो तरह की कॉस्ट ऑडिट होती है, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है स्टैट्यूटरी। अभी अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, तो स्टैट्यूटरी जो कॉस्ट ऑडिट है वो अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट है। तो कुछ कंपनीज हैं, क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है। बाकी सारी कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑडिट अभी तक, या एंटिटीज के लिए वॉलंटरी है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट का बहुत भयंकर वाला अब लोगों को डिमांड आ रहा है। कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट सही डिटरमाइन हो, सेकंड ऑब्जेक्टिव है वेस्टेजेस कंट्रोल, और थर्ड है जो है ना कॉस्ट हमारा डिसीजन मेकिंग सही हो। और इसीलिए हम लोगों को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी चाहिए, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ क्या कॉस्ट ऑडिट। आ रही बात समझ में? अब बेटा देखो सेकंड चैप्टर में जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी इस पे कोई सच क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है वो आप सुनिएगा जरा ध्यान से। अब हम जा रहे हैं सेक्शन 148 पे, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट अगर है तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, ठीक है ना, मेरी क्लास में, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, लॉ में भी कहता हूं कि आपको मेरी क्लास में बिल्कुल एकदम फ्रेंडली मैनर में रहना है। फ्रेंडली मैनर का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना है ये सोचने में कि हम पूछने में डरे, पूछे नहीं पूछे। बिना किसी परेशानी के, बिना दिमाग लगाए आपको तुरंत पूछ लेना, ठीक है। मैं वरना 148 चालू कर रहा हूं, बहुत बड़ी सेक्शन है और बीच में रुकूंगा नहीं। हाँ बेटा, तो मुझे ना ये पूछना था, ये जेनेसिस वाले चैप्टर से एमसीक्यू भी नहीं बनेंगे? अरे बेटा कुछ नहीं बनेगा, मैं अपने आप बता दूंगा शिवानी जी, आप चिंता मत करो, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं जब तक बैठा हूं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी अब देखो, अब यहां आके थोड़ा सा आपको एक चीज सुननी समझनी पड़ेगी। अगर आप जो है मतलब अगर आप को लगता है कि बन सकता है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको सेल्फ ही रीड करना पड़ेगा, है ना भाई। अब डाउट का तो दो ही इलाज हो सकते हैं डाउट का। अब बोलो 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 बोलो। वैसे तो काम तो नहीं है ना, पर नहीं पढ़ना। तो फिर जब मैंने कह दिया तो उसमें कंफ्यूजन क्यों है, डाउट क्यों है? फिर मन में आना ही नहीं चाहिए सवाल। मेरी बात सुनो, देखो एक बात जिंदगी में याद रखो, मेरी बात, मैंने आज तक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये सब टीचरों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो मेरे लिए बोलूंगा। मैंने कह दिया ना कि ये नहीं आएगा, तो भाई साहब इस दुनिया में किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि उस पर क्वेश्चन बनाते। सीएस के अंदर, सीएस फाइनल में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेटा ये पीछे से किसी का आवाज आ रही है, पीछे से अपना म्यूट करो प्लीज आप। यार फिर तुम बात नहीं कर पाओगे मुझसे। तो वहां पे एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक सब्जेक्ट है ड्यू डिलिजेंस, ठीक, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट था, उनका मैंने 40% कंटेंट कटवा दिया। ऐसे मैंने कहा इसको काट दो बेटा, इसको काट दो, ये नहीं आएगा। अब उसमें से 2-4 बच्चे थे जो बोले सर कि यार ये तो सर आपने बहुत सारा कटवा दिया। मैंने कहा बेटा 2 ही ऑप्शन है, तो मेरे पे विश्वास कर ले वरना छोड़ दे। बोला नहीं सर ये तो, मैंने पढ़ ले फिर क्या करें, नहीं माना। मालूम है आपको, उसके जस्ट अगले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल रिवाइज हुए, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट जो मैंने कटवाया था वो सारा हटा हुआ था, सारा, एक सिंगल लाइन नहीं थी। मैंने तो जाके इंस्टीट्यूट को नहीं बताया था कि सर इसको काट दो, मैंने तो नहीं, मैं तो सीएस इंस्टीट्यूट में किसी को जानता भी नहीं, मैंने तो नहीं बोला था। जितना कंटेंट मालूम है, अगले बैच के जब बच्चे आए ना, पहले दिन से, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, राइट, मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा देखो बेटा जो मैं कटवाऊं, उसको बच्चे चिल्लाने लगे, अरे सर हमें पता है आप कुछ, आप तो जो बोलोगे काट देंगे आंख बंद करके। उनको उनके सीनियर ने बताया था कि यार उस सर ने जो कटवाया था वो सारा मॉड्यूल में से हट गया। तो आप ना इस बात को मानो, जब हम फाइनल के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें मतलब आप रखो, हम अंगारों पे कदम रख के पढ़ा रहे हैं, मतलब हम जलते कोयलों पे चल रहे हैं। समझो आप इस बात को, पैर जलेंगे हमारे, आपके नहीं जलेंगे। तो आपका भविष्य दांव पे, हम आपको जब ये बोलते हैं ना इसको काटो, तो आप ये मानो कि हमने मतलब कितना सोच, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सारे टीचर की बात कर रहा हूं, कितना सोच के ये बोला होगा कि यार इसको काट दो, क्योंकि हमें दिख रहा है बच्चे का भविष्य है। साला इसमें से अगर एक नंबर, हम फाइनल में एक नंबर की लड़ाई होती है, एक नंबर की, एक नंबर की। चलो आप तो मेरिट के लिए सोच रही हैं, जो बच्चे मेरे जैसे हैं एवरेज, मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा, हम जैसे एवरेज बच्चों को तो पास ही होना होता है। हम लोगों की मेरिट की तो हमारी वो ना, ये तो हमारी वो ख्वाहिश है जो कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती। लेकिन आप तो मेरिट होल्डर हो, आपका तो एक अलग लेवल है।
तो हमको तो एक एक नंबर भी बड़ा भारी लगता है भाई। तो सोचो मैं कैसे ये बोल दूंगा बच्चों को फाइनल में बैठ के कि बेटा इसको काट दो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है या मुझे लगता है इसमें टाइम खराब होगा। नहीं, ऐसे नहीं। मैं वही चीजें नहीं कटवाता जो आज तक कभी एग्जाम में नहीं आई। मैंने बहुत ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा आपको जिनके ऊपर आपको कभी क्वेश्चन नहीं मिले। लॉ पढ़ रहे हो ना आप, तो लॉ में देखा ही होगा आपने कितनी सारी चीजें हैं डायरेक्टर्स के अंदर जिस पर आज तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है। मुझे लगता है, मैं आपने शायद अगर लॉ ध्यान से पढ़ी हो तो आपने शायद ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कभी क्वेश्चन नहीं बना आज तक, पिछले 20 सालों में भी नहीं बना, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखें मेरी क्लास में खास तौर पे, कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि काटो, तो इसका मतलब मैंने बहुत सोच समझ के बोला। आपको उसके ऊपर डाउट नहीं करना है कि सर इस पे क्वेश्चन आ गया तो, सर इस पे क्वेश्चन बन गया तो, सर इस पे नहीं आता क्या? आप वही चीज दोबारा पूछोगे, मैं दोबारा वही आंसर दूंगा ना। अब मैंने बोला इस पे नहीं काटना, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं बनता। अब आप मुझसे दोबारा पूछोगे सर इस पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है क्या? सर बनता ही नहीं है क्या सर क्वेश्चन? तो मैं क्या बोलूंगा? यही बोलूंगा ना, नहीं बनता है। सर अगर बन गया तो फिर क्या करें? तो फिर उस केस में आपको क्या करना चाहिए? सेल्फ पढ़ लेना। ठीक है? और अगर मैं नहीं कटवाऊंगा ना इसे, बेटा ये ध्यान रखो, तो तुम मर जाओगे एग्जाम से एक दिन पहले, तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा, तुमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। अगर पूरा मॉड्यूल की तुम एक एक लाइन पढ़ोगे ना, तो ये मान के चल लेना 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से पहले तो दे नहीं पाओगे। ठीक है? इसीलिए ब्लाइंड फेथ, मतलब ब्लाइंड फेथ। ठीक है? और एल्स द सेकेंड ऑप्शन इज रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द मॉड्यूल, और फिर जो भी आपके डाउट्स हो वो आप पूछिए उसमें से। अभी तो 2 ही ऑल्टरनेट है। अब बताओ बच्चों क्या करूं? मैं एक एक लाइन पढ़ाऊं तुमको या मैं कटवा सकता हूं? बोलिए भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, फिर मैं जेनेसिस वाला चैप्टर पढ़ाऊं, नहीं तो जेनेसिस वाला टॉपिक। शिवानी कह रही सर आप तो करवा दो। फिर मैं एक एक लाइन ही पढ़ा पाऊंगा, फिर मैं तो आपको एक एक लाइन पूरी रीड कराऊंगा, फिर तो मैं तो फिर नहीं करवा सकता। कटवा दो। अच्छा शिवानी जी बोली कटवा दो, म्यूट कर दिया सर आपने ना। तो फिर अब आज के बाद मेरे से ये सवाल मत पूछना कोई भी बच्चा कि सर जो है ना ये क्वेश्चन मैंने कह दिया काटो, तो फिर ब्लाइंड फेथ। हाँ, जो पढ़ा रहा हूं उसमें आप डाउट पूछो बहुत सारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है एक डाउट नहीं करो। ठीक है ना? हाँ गुड। चलिए अब सुनिएगा बड़ी अच्छी बात, कॉस्ट ऑडिट के बारे में हम बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वैसे तो तुम लोगों ने इसके बारे में इंटर में पढ़ लिया होगा, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं पता आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, इसलिए मैं तो दोबारा पढ़ाऊंगा और फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसा मैंने आपको कल कहा था कि नाम इसका भले ही कॉस्ट ऑडिट है, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ कॉस्ट ऑडिट नहीं है। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी वो भी इन्होंने इसी में डाल दिया, और दूसरा कॉस्ट ऑडिट, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, एंड दूसरा कॉस्ट ऑडिट। तो सेक्शन का नाम भले ही कॉस्ट ऑडिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में दोनों चीजों की बात करेगी। अब पहले हम बात करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस का। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग। एवरी कंपनी, जब मैं ये लिखता हूं एवरी कंपनी, तो इसका मतलब लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी, सब आ गए। सब मतलब सब, वरना हम लिखेंगे यहां पे प्राइवेट कंपनी अगर होता तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होता तो पब्लिक कंपनी, पर हमने ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब एवरी कंपनी शैल मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इफ दैट कंपनी, इफ, अब यहां 2 में से कोई एक कंडीशन लो। इफ दैट कंपनी, पहला, belongs to a notified class of company, यानी जिन जिन कंपनीज को सरकार ने नोटिफाई करा हुआ है उसमें आप आते हो, या फिर engaged in production of any notified product
मतलब प्रोडक्ट मतलब इसमें सर्विसेज भी हैं, खाली प्रोडक्ट या गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज भी आती हैं। वैसे भी आप याद रखिएगा, मैं जहां जहां पे भी गुड्स लिख रहा हूं या प्रोडक्ट लिखता हूं, आप अपने आप समझ जाना सर्विसेज है, क्योंकि जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो उसमें खाली गुड्स की बात नहीं की जाती, ओवरऑल होती है। तो या तो आप नोटिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में आते हो, अगर आप नोटिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने नोटिफाई कर दिया भैया लेदर इंडस्ट्री को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में आपको जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है। या फिर सरकार ने प्रोडक्ट नोटिफाई कर दिया, तो आप अगर प्रोडक्ट वो वाला बना रहे हैं तो, लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मतलब आप बनाते 4 प्रोडक्ट, सरकार ने आपकी इंडस्ट्री को नोटिफाई नहीं करा हुआ, 4 में से किसी एक प्रोडक्ट को सरकार ने नोटिफाई करा हुआ है, तो जो वो एक प्रोडक्ट है उसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, यहां आकर एक और अच्छी चीज है, यहां आकर सरकार ने कुछ एग्जाम्पशन और देने की कोशिश करी नोटिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। जैसे मान लीजिए आपने लेदर इंडस्ट्री को नोटिफाई कर दिया, अब लेदर इंडस्ट्री में तो भैया बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रिस्क्राइब टर्नओवर लिमिट। क्योंकि आप सोचिए बेचारी उन कंपनीज के बारे में जो छोटी कंपनीज है, आपने तो प्रोडक्ट नोटिफाई कर दिया, आपने तो इंडस्ट्री नोटिफाई कर दिया, आपने लेदर इंडस्ट्री में सब कोई 2000 करोड़ की कंपनियां थोड़ी ना होती है यार, 20 करोड़ वाली भी होती है। तो बेचारी छोटी कंपनी है, कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी? इतना उसके पास में तो इतना तो उसका इनकम नहीं है, सालाना उसकी इनकम ही 5-7 लाख रुपए की है, उसमें से भी आपने उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोल दिया, तो फिर उसको जो, क्योंकि अगर आपने बोला कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मेरे से सवाल पूछ सकते थे अंदर ही अंदर कि सर वो तो वैसे भी कॉस्ट के रिकॉर्ड तो मेंटेन कर ही रहा होगा ना, फिर अगर सरकार ने कह दिया तो क्या हो गया? देखिए, जब सरकार सेक्शन 148 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोलती है ना, तो CRA 1 एक फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं आप कुछ भी मेंटेन कर सकते। यानी अगर सरकार ने आपको 148 के अंदर बोल दिया कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो, तो फिर सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्म है CRA 1, क्या है मैं अभी 2 मिनट बाद बात करूंगा इसके फॉर्म की, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटेंट रखना ही पड़ेगा। अभी कॉस्ट अकाउंटेंट यार 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए तो साल के लेगा ही, इतना तो हमारा मार्जिन ही नहीं बच रहा, और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑडिट भी, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर छोटी कंपनी का सर ऐसा है, धंधा ही बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या करें, आप जीने तो दोगे नहीं। 12-15 लाख रुपए साल के कमाते हैं, 5-7 आपने घुसेड़ दिया इन कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का प्रोविजन, अभी हम क्या करेंगे? 15 लाख में 5-7 लाख बचेंगे, इससे तो धंधा ही बंद कर देते। सरकार ने कहा रुको भाई, इंडस्ट्री को नोटिफाई करेंगे तो हमें जरूरत लगी तो हम टर्नओवर भी नोटिफाई कर देंगे, उससे ज्यादा तुम्हारा अगर टर्नओवर हो तो ही कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, वरना मत करना। आगे मेरी बात समझ में? सो दिस इज हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज। अब आपको इसमें नहीं जाना कि कौन सी इंडस्ट्रीज नोटिफाइड है, कौन सी इंडस्ट्रीज नोटिफाइड नहीं है, इसमें आपको नहीं जाना है, आपको वो लिस्ट याद नहीं करनी है, कभी नहीं पूछेगा आपसे कौन सी लिस्ट है कौन सी नहीं है, ना ही टर्नओवर की लिमिट याद करनी है, क्योंकि टर्नओवर की लिमिट इंडस्ट्री वाइज होती है। ऑडिट में टर्नओवर की लिमिट याद करनी पड़ेगी। अभी जब मैं कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन बताऊंगा ना, वहां आपको लिमिट याद करनी पड़ेगी 25, 50, 35, 100, मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिमिट आएगी, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जरा नीचे चलते हैं। यदि बाय चांस आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, यानी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, सो इन केस कंपनी नीड्स टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड, नीड्स टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है? तो फिर ध्यान रखना क्या क्या कंसीडरेशन देने हैं। देन इट शैल बी मेंटेन्ड, इट शैल बी मेंटेन्ड। अब जो मैं 3 बातें लिखूंगा वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? 3 बातें क्या है? इट शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म CRA 1। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्म CRA 1 क्या है? इन फॉर्म CRA 1, पहली बात तो फॉर्म CRA 1 कोई भरने वाला फॉर्म नहीं है। CRA 1 फॉर्म के अंदर सरकार ने बता रखा है कि कौन से आइटम के लिए क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने, कैसे करने। फॉर एग्जांपल मटेरियल है तो भैया मटेरियल में जो है मटेरियल का लेजर बनाओगे तो उसमें इसका डिटेल डालना, इसका डिटेल डालना, इसका डिटेल डालना, इसका डिटेल डालना, ऐसे आप उसके अंदर बताओगे एक चीज। तो सरकार ने बहुत सारे आइटम 20-21 आइटम्स के लिए उसके अंदर ये डाल रखा है कि CRA 1 के अकॉर्डिंग कि भाई इस आइटम के लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन करो, तो आपको वो पूरा कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये कोई भरने वाला फॉर्म नहीं है, ठीक है ना? ये मेंटेन करने वाला फॉर्म है। सेकंड, ये और इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे, द रिकॉर्ड्स शैल इंक्लूड, वैसे तो जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सेक्शन अगर नहीं भी लिखता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करें और ये ना हो। यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, यूटिलाइजेशन या अमाउंट ऑफ लेबर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। दैट रिकॉर्ड्स शैल इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ मेट। मैंने कहा था ना, ये तो अगर ये नहीं लिखते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो इंप्लाइड सी बात है, लेकिन अब जो लिख रहा हूं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड in such a way that cost of goods sold per unit, cost of प्रोडक्शन, उल्टा लिख दिया, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट एंड प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड इजी। आ रही बात समझ में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। तो आपको क्या करना है, द रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड इन सच अ वे दैट, अगर आपके रिकॉर्ड्स जो आपने मेंटेन करे उनसे अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो बल्कि मैं तो कहता हूं जब प्रॉफिट निकालना तो सेल्स पर यूनिट भी लिखी दो ना, क्योंकि सेल प्राइस, सॉरी, उसके बिना तो प्रॉफिट भी कैसे निकलेगा। तो जब तक आपके रिकॉर्ड से ये चारों चीजें कैलकुलेट नहीं हो सकती हो ना, योर रिकॉर्ड्स आर यूजलेस। सो कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो आपके रिकॉर्ड्स में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। ये सारी चीजें नहीं आई तो कॉस्ट रिकॉर्ड इनकम्प्लीट माने जाएंगे। यहां तक कोई डाउट अगर है तो मुझे बता दो। दैट्स ऑल अबाउट हाउ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन। कोई अगर डाउट है तो सवाल पूछेंगे मेरे से अभी इसके ऊपर फटाफट से। कोई भी अगर डाउट है तो सवाल पूछेंगे जल्दी से। नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब आता है कॉस्ट ऑडिट। ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या है कॉस्ट ऑडिट के लिए? क्या बोला हमने? जिन जिन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं? एवरी कंपनी। अच्छा, ये कॉस्ट में ध्यान रखिएगा, ये अलोंग विद कॉस्ट ऑडिट रूल्स, ठीक है। सरकार ने कॉस्ट ऑडिट रूल्स निकाल रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सो एवरी कंपनी कवर्ड बाय कॉस्ट ऑडिट रूल्स, ठीक है ना, उस कंपनी को शैल कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। लेकिन इफ इट क्रॉसेस ना बिलो लिमिट। अब यहां जो लिमिट आप पढ़ने वाले हैं, ये लिमिट बनती है बेटा दो तरीके से, ध्यान से सुनिए। लिमिट दो तरीके से क्या? एक है रेगुलेटेड सेक्टर। आपको किताब जब आप अपना पढ़ेंगे मॉड्यूल, तो उसके अंदर आपको रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आने वाली इंडस्ट्रीज के नाम दे रखे हैं। पढ़ना है नॉलेज के लिए पढ़ लेना, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, एग्जाम के लिए बात करोगे तो हाल फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की लिस्ट सरकार ने लिस्ट बना रखी कि भैया ये इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड सेक्टर में आएंगी और ये इंडस्ट्रीज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आएगी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा आपके मॉड्यूल में कहां है। आपको पहले तो ये देखना है कि आपकी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स में आती है या नहीं आती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आती है, मान लीजिए कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स में आपकी कंपनी आ रही है, तो फिर जो दूसरी चीज आपको देखनी है वो ये देखनी है कि क्या हमारी कंपनी लिमिट क्रॉस करती है क्या। अब लिमिट क्या है? लिमिट है 2। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इसके अंदर क्या बोल, अरे ये क्या हो गया? पहला जो इसके अंदर नियम है वो है ओवरऑल एनुअल टर्नओवर
ओवरऑल एनुअल टर्नओवर। ठीक है, अब यहां क्या करना, फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट। मान लीजिए आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, सवाल नहीं पूछना है जब तक मैं ना बोलूं। मान लीजिए आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन सरकार ने नोटिफाई 2 ही प्रोडक्ट कर रखे, तो नेचुरली आपने कॉस्ट रिकॉर्ड 2 के मेंटेन करे होंगे, तो आप उन 2 की ही कॉस्ट ऑडिट कराओगे ना। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने हमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन आपने मुझे कॉस्ट ऑडिट करने के लिए बोल दिया। ये तो नहीं हो सकता, ये तो आप भी मानते हो। या तो हमें आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी नहीं बोलोगे और कॉस्ट ऑडिट के लिए भी नहीं, और अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोलोगे तो आप हमें कॉस्ट ऑडिट के लिए भी बोल सकते हो। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला नहीं और ऑडिट के लिए कंपलसरी कर दिया, ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। सो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, राइट, इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सेम एज टर्नओवर, नेचुरली एनुअल लेना है आप, फ्रॉम नोटिफाइड प्रोडक्ट्स, वही इन इमीडिएट प्रीवियस ईयर। दोनों एक साथ कंडीशन पूरी होनी है ना। मैं बताता हूं आपको, जैसे आपने 4 प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन 2 प्रोडक्ट नोटिफाइड है। अब 2 इन टर्नओवर को आपको कैसे देखना है, ये जो टर्नओवर है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 करोड़ एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 करोड़। 4 प्रोडक्ट आप बनाते हो, 2 नोटिफाइड है, 2 नोटिफाइड नहीं है। पहले देखो चारों का टर्नओवर पिछले साल में, यानी अगर हम बात कर रहे हैं 23-24 की, तो 22-23 की बात कर दो, 22-23 की ऑडिट कब होगी, 23-24 में होगी ना। तो इसलिए कब का देखना पड़ेगा, 22-23 का देखना पड़ेगा ना। 22-23 की ऑडिट 23-24 से पहले तो आप करा नहीं सकते, अभी 23-24 चल रहा है, अभी हम 23-24 में ऑडिट करेंगे 22-23 की, तो मैं टर्नओवर किसका देखूंगा, 22-23 का, यानी प्रीवियस ईयर का। उसमें चारों का टर्नओवर मिलाकर 50 करोड़ इससे ज्यादा हो एंड वो जो 2 नोटिफाइड प्रोडक्ट है उसका टर्नओवर 25 करोड़ उससे ज्यादा हो। यानी एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, 50 करोड़ से कम टर्नओवर हो गया, सॉरी ओवरऑल, और या फिर वो 40 करोड़ से कम हो गया, 25 करोड़ से, सॉरी, तो ऑडिट नहीं करानी। मान लो अगर इंडस्ट्री नोटिफाइड है तो सारे प्रोडक्ट नोटिफाइड है, तो फिर उस वाले में आपको सेकंड वाली लिमिट देखनी ही नहीं है, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर तो पहले वाला ही देखेंगे, क्योंकि जब सारे प्रोडक्ट नोटिफाइड है तो फिर सेकंड कंडीशन तो लगेगी नहीं अगर इंडस्ट्री नोटिफाई की जाती है। ठीक है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में यही लिमिट कितनी हो जाएगी, 35 करोड़, सॉरी 100 करोड़ और 35 करोड़। ठीक है, 35 करोड़। अब मुझे बताओ यहां तक कोई तकलीफ अगर है तो, किसी को भी कोई सवाल अगर पूछना है तो वो यहां तक सवाल पूछ सकता है। अरे यार आप सिंपल 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 दिमाग लगाओगे तो ये नहीं आएगा, बिना दिमाग लगाए आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24 में। अगर मैं आज 23-24 में ऑडिट करूंगा तो कौन सी ईयर की करूंगा, तो मैं टर्नओवर किस ईयर का देखना चाहिए मुझे, टर्नओवर बस, तो वही बोल रहे हैं हम भी, प्रीवियस ईयर। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब आप दिमाग लगाते हो, दिमाग नहीं लगाना, सिंपल रखो चीजों को, कीप इट सिंपल, सिंपल रखोगे याद हो जाएगा। अभी कॉस्ट ऑडिट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, अभी हमने कंप्लीट नहीं करा है, जैसे कि कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन उसका इंटीमेशन देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल टॉक अबाउट दिस ऑल टुमारो। यहां तक आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।